हेलो दोस्तों, मैं आर्य आपका दोस्त। यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स के लिए हम लोग एक महीने तक जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए थे उनके लिए ये जो पूरी सीरीज रहेगी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी होगी। क्योंकि अभी इस टाइम हमें ऐसा फील होने लगता है कि हमारी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है। तो कुछ ऐसे ऑनलाइन सोर्सेस हैं जिनकी हेल्प से हम अपनी तैयारी को आखिरी टच दे सकते हैं। जो आखिरी में टच देना होता है, फिनिश करना होता है। ठीक है, प्रीलिम्स की जर्नी आप 3-4 महीने से लगातार पढ़ रहे होंगे, 2 महीने से तो मैं मान ही सकता हूँ। ठीक है, तो जिन्होंने भी अपने नोट्स नहीं बनाए हैं वो मेरे साथ रहकर अपनी इस जर्नी को आसान कर सकते हैं और आसानी से सारी चीज़ समझ सकते हैं। तो उन्हीं एक सीरीज़ में है उड़ान सीरीज, जो कि ओनली आईएएस फिजिक्स वाला की है। ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ फॉर्मेट में मटेरियल। उसी को मैं यूट्यूब पे आप लोगों को पढ़ाऊँगा और आसानी से हम सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। और कॉन्फिडेंस, इस पूरे एग्ज़ाम में जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत मैटर करता है। आपको नॉलेज बहुत है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो एग्ज़ाम हॉल में आप गलतियां करेंगे। ठीक है, तो हमें कॉन्फिडेंस के साथ एक महीने बाद जब एग्ज़ाम में हम बैठें तो हमें ऐसा फील हो कि हमारा सारा सिलेबस हमने कवर किया है, अच्छे से कवर किया है, और फाइनली हम अपना बेस्ट दें उस दिन 25 मई को। ठीक है, और जो जर्नी स्टार्ट की है हमने उसको एक उसका पड़ाव जो प्रीलिम्स है, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है इस पूरी जर्नी का, यूपीएससी की जर्नी का, सिविल सर्विसेज की जर्नी का, वो हम क्रॉस कर पाएँ। ठीक है, तो आज हो रही है 26 अप्रैल, आज से स्टार्ट करेंगे और 24 अप्रैल तक हम 24 मई तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे हमारे जितने भी मेजर सब्जेक्ट हैं उन्हें हम कवर कर लें, और आसानी से क्रैश कोर्स की तरह ही है और ये आसानी से कवर भी हो सकते हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। तो इसका मैं तरीका बता देता हूँ, हम लोग करेंगे क्या। स्टेप्स देख लीजिए, जो स्टेप्स इसमें रहेंगे, पहला रहेगा हमारा, हमें टॉपिक पढ़ना है। क्या करना है, इसमें जो टॉपिक है उसको कवर करना है। ठीक है, टॉपिक कवर होने के बाद उस टॉपिक के अभी तक यूपीएससी ने जो पीवाईक्यूज आए होंगे उसके, ठीक है, पीवाईक्यूज कोशिश करेंगे 1995 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे ऑप्शंस बनाते हैं। ठीक है, ये दो काम करते हुए हम मूव करेंगे आगे। जैसे ही हमारा एक सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है हमारा, इधर लिख देते हैं, जो सब्जेक्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ अपन क्या करेंगे, 100 क्वेश्चंस या 200 क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब 200 क्वेश्चन क्या है, दो डिफरेंट कोचिंग्स के पेपर उठाएंगे, पेपर, ठीक है, दो डिफरेंट कोचिंग्स के, कोई भी कोचिंग से आप, जो आप बाजीराम हो गया, विजन हो गया, दृष्टि हो गया, किसी के भी दो उठाइए, 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ओके, 200 क्वेश्चंस ये आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, केवल 200 क्वेश्चंस, इतना काम हम जैसे कंप्लीट करेंगे और 200 क्वेश्चंस के एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करके जो हमने इसमें गलतियां की होंगी उन गलतियों को नोट करेंगे और उसको कोशिश करेंगे हम इसको
हमें दोबारा से नहीं करनी है। बस गलतियां लिखेंगे, जो जो हमने अपने गेसेस किए थे उनको लिखेंगे कि हमारे सही हो रहे कि नहीं हो रहे। इतना काम करना है सब्जेक्ट वाइज। ऐसे ही हम सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और फाइनल जब हम 20 मई वाले टाइम पे पहुंचेंगे, ठीक है, टाइम हमारे पास लिमिटेड है, तो हम क्या करेंगे, 21 मई को, 22 मई को, 23 मई को, 24 मई को तकरीबन 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाएंगे। ये मॉक टेस्ट कौन से होंगे? ये मॉक टेस्ट किसी भी कोचिंग के नहीं होंगे, ठीक है, ये सीधे सीधे किसके होंगे? यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, ठीक है। तो हमें यूपीएससी के पेपर को सॉल्व करना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होंगे। ये पेपर होगा 2020, 2021, 2022 और 23 को हम नहीं करेंगे। 23 अलग से पेपर आया था, वो अलग सा पेपर था, उसको नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डीमोटिवेट नहीं होना हमें ऐसे पेपर को लगा के। 2024 लास्ट ट्रेंड जो हमारा रहा, इन 4 पेपर्स को सॉल्व करेंगे। और इसमें जो हम स्ट्रेटजी, जो प्लानिंग करेंगे इस पेपर को सॉल्व करते हुए, उसी प्लानिंग को 25 मई वाले पेपर में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे। होता क्या है, हम इसी स्ट्रेटजी से चलेंगे। पेपर बिल्कुल 2023 या ऐसा उल्टा सीधा सा पेपर आ गया, तो सडन चेंजेस आते हैं, तो घबराना नहीं है, बस अपनी स्ट्रेटजी पे बने रहना है, घबराना नहीं है, बस पेशेंस रखना है और आराम से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बिल्कुल ये मत सोच लीजिएगा कि 190 से ऊपर ही नंबर आएंगे तभी सिलेक्शन होगा। 2023 में जिन लोगों के आई थिंक 80+ भी आए हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, प्रीलिम्स उनका क्वालिफाई हुआ है। तो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं लेनी है। पेपर का किस लेवल का पेपर आता है वो हमें वहाँ पता लग जाता है जब हम पेपर हॉल में बैठे होते हैं। लेकिन हाँ, इसी पैटर्न को फॉलो करने वाला यूपीएससी, जो मैंने 20, 21, 22, 24 का जो पेपर उठाया है, जो कि हमें कॉन्फिडेंस देगा। होता क्या है, बच्चे ना मॉक टेस्ट लगाते हैं, फाइनली उनका आखिरी में वो ऐसे मॉक टेस्ट लगाते हैं जिनका बिल्कुल भी यूपीएससी से रिलेवेंट नहीं होते हैं। वो उनमें ख़राब परफॉर्मेंस आता है या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है, तो हम समझते हैं हमारा तो हो गया काम। लेकिन फाइनली जो एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं, यूपीएससी का पेपर दे रहे होते हैं, देन वी फील कि नहीं नहीं, देयर इज़ समथिंग मिसिंग। तो हमें तो यूपीएससी के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी करनी है। तो ये मेरी पूरी स्ट्रेटजी रहेगी इस पूरी सीरीज में, ठीक है। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो टॉपिक
तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था। तो इसमें भारतीय राज व्यवस्था में जो हम सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे, उस टॉपिक को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हम शुरू से चलेंगे, बिल्कुल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, और लास्ट तक उसको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा इसमें क्या है, दिस वन, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय संविधान का विकास, कंपनी का शासन, क्राउन का शासन। ठीक है, और या ठीक है, तो भारतीय संविधान का विकास। भारतीय संविधान की उत्पत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के कार्यों और नीतियों पर आधारित है। 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया, जो भारत के एक प्रभुत्व से एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य में परिवर्तन का प्रतीक था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया, मतलब प्रभावी हुआ, इफेक्टेड हुआ। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो हमें यहीं से एक नोट कर लेना है। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारूपण प्रक्रिया में 1946 से 1949 तक संविधान सभा शामिल हुई, जिसमें व्यापक विचार विमर्श हुआ। इनके विकास को दो प्रमुख कालखंडों में समझा जा सकता है। पहला कालखंड क्या है, कंपनी का शासन। कंपनी का शासन कब से कब है, जो टाइम लिया गया है, पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट बना 1773 टू 1858, जब क्वीन डिक्लेरेशन होती है और कंपनी शासन का अंत हो जाता है 1857 के विद्रोह के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन ढांचे की स्थापना हुई और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व खत्म होता है और सत्ता ट्रांसफर हो जाती है एलिजाबेथ, क्वीन ऑफ ब्रिटेन के पास। क्राउन का शासन स्टार्ट होता है 1858 से 1947, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता है 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण के कारण बड़े प्रशासनिक परिवर्तन हुए। अब देखिए, यहाँ पे एक पूरा बना के दिया है इन्होंने, एक रोड मैप। एक हम यहाँ से एक ट्रेन चालू करते हैं, इट इज़ आवर डिपार्चर। 1600 में अंग्रेजों ने को वहाँ की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर एक चार्टर दिया, 1600 का एक चार्टर दिया, जिसके तहत 9 वर्ष के लिए पूरा भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दे दिया। ठीक है, फिर 1764 के बक्सर का युद्ध हारने के बाद 1765 में शाह आलम द्वितीय, पूछा जाता है ये कौन था। ठीक है, ये मुगल थे, शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के दीवानी राइट अधिकार दे दिए गए। ठीक है, फिर हमारी अगला स्टेशन आता है जहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शासन को स्थापित करती है और उसके लिए नियम कायदे बनाती है। पहला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा था सेटलमेंट एक्ट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, 1833 और 1853। ठीक है, उसके बाद कहानी में नया मोड़ आता है 1857 का विद्रोह, जहां से कंपनी का शासन का अंत हो जाता है और फिर आगे की बागडोर संभालती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। भारत सरकार अधिनियम 1858 से क्राउन के शासन की शुरुआत होती है, 1858 का डिक्लेरेशन। फिर यहाँ से कानून को बनाने के लिए, विधियों को बनाने के लिए काउंसिल 1853 में बन जाती है।
जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, उसी में सुधार करने के लिए अगला जो सुधार आता है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम 1861, मॉडिफिकेशंस होते हैं उसमें। फिर 1892 भारतीय परिषद अधिनियम 1892। फिर 1909 का महत्वपूर्ण भारत परिषद अधिनियम आता है, जहाँ से सांप्रदायिकता का बीज पड़ता है और मुस्लिम होने के नाते उनको पृथक निर्वाचिका का अधिकार दे दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 भारत शासन अधिनियम, जिसके आधार को मानकर इसमें बहुत सारे प्रोविजंस भारतीय संविधान के हिस्सा है। ठीक है, 2/3 1/3 प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इट डायरेक्टली अडॉप्टेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए 1919 का 1935 के एक्ट को संविधान की बेड रॉक एकदम से उसको ये आधारशिला माना गया है इन दोनों को। 1947 स्वतंत्रता अधिनियम और क्राउन शासन का अंत हो जाता है यहाँ से। ठीक है, और हमारा जो यहाँ से हमने डिपार्चर किया था और ट्रेन हमारी यहाँ पे आके अराइवल हो जाती है। उसकी कहानी बात की आपको जानते ही हो, नेहरू से चलकर आज के टाइम पर मोदी जी तक वो कहानी पहुँच चुकी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एक एक एक्ट को उठा लेते हैं। देखिए, ये जो मैंने ट्रेन का आपका एक कॉन्सेप्ट से समझाया, ये अगर कभी भी ऐतिहासिक विकास पूछ लिया जाए भारतीय संविधान का और आपने इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया और उसके बाद आपने नीचे कुछ भी लिखा है 1773 में आपने 2-2 लाइन भी लिख दी, तो एग्जामिनर आपको मैक्सिमम नंबर दे देगा इसमें। ठीक है, तो जो राइटिंग वे है, यहीं से हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती चली जाती है कि हमें कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं होता है। बस आप देखिएगा, किसी ने इसी चीज़ को बहुत ही गंदे तरीके से लिखा होगा, लिखी वही चीज़ें हैं, किसी ने इसी चीज़ को इस तरीके से लिख दिया। तो जो अगर मैं कॉपी चेक कर रहा होता, एग्जामिनर होता और मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा होता, कोई ऐसे पूरा पूरा लाइन बाय लाइन लिख दे, इस तरीके से लिखे पॉइंट फॉर्मेट में, ये भी ठीक है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर उसने इस तरह लिख दिया तो मेरा काम ईजी उसने कर दिया है बच्चे ने। ठीक है, तो अब हम पहले उस पर आते हैं 1773 से 1858 जो कंपनी शासन था उसमें पहला रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, चूँकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो मैं आगे पीछे की ज़्यादा कहानियाँ बताऊंगा नहीं आपको, हम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे और चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और उसके प्रथम गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स, नाम याद कर लीजिए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है, पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बन गए। प्रथम ब्रिटिश विनियमन है, ये एक रेगुलेशन है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत थी। उद्देश्य क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना था और उसको रेगुलेट भी करना था, और एक केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ती है, क्योंकि इस पश्चिम बंगाल को हेड ऑफिस जैसा बना दिया जाता है। उसके अधीन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन 2 गवर्नर जनरल आ जाते हैं। कौन कौन आ जाते हैं वो यहीं से देखते हैं हम लोग। एक आ जाते हैं मद्रास के, कहाँ के, मद्रास के। ठीक है, और एक बम्बई। ये 2 प्रेसिडेंसी थी इसके गवर्नर जनरल्स बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ जाते हैं। यहाँ से केंद्रीय प्रशासन की नींव यहीं से पड़ती है। ठीक है, कंपनी की भूमिका, कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारों को आधिकारिक मान्यता दे दी गई। गवर्नर जनरल की नियुक्ति बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। इनकी सहायता के लिए, अब देखिए,
इनकी सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए उनकी एक काउंसिल भी होगी। वो 4 सदस्य, पूछ लेंगे कितने सदस्य होते, ये नंबर याद रखिएगा, 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। हाँ, यूपीएससी, यूपीपीसीएस बारंबार ये पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1774, किस एक्ट के द्वारा हुई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, और इनके 3 प्रमुख जज और मुख्य जज थे इम्पे। इतना नाम याद रखिएगा, पूरा एलियाज इम्पे हैं, लिखूंगा नहीं, ठीक है। इम्पे 3 जज थे, हाइड थे, लेमिस्टर थे और चैम्बर। चलिए लिख देता हूँ, आप लोगों को याद रहेगा, हाइड, लेमिस्टर, हिंदी पे मत जाइएगा, लेमिस्टर याद रखिएगा नाम, और एक चैम्बर थे, ठीक है। ये 3 और जज थे, ठीक है। प्रमुख जज इम्पे थे, एलियाज इम्पे, सर एलियाज इम्पे, हाइड, लेमिस्टर और चैम्बर्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या था ये निजी व्यापार? जो कर्मचारी थे वो कंपनी के बारे में ना सोच के अपने निजी व्यापार पर फोकस कर रहे थे, अपने को मालामाल बना रहे थे, तो कंपनी इससे प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दो। निजी व्यापार करने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब यहाँ से ब्रिटिश नियंत्रण, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट करते थे, के माध्यम से कंपनी पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण सशक्त हो गया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स राजस्व का, भारत के मामले में नागरिक का और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश पार्लियामेंट को, सरकार को देना आवश्यक हो गया था। प्रेसिडेंसी की अधीनता, बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, ताकि पहले तीनों प्रेसिडेंसी एक दूसरे से स्वतंत्र थीं। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब देखिएगा आता है आपका ये वाला 1781 का, इसको बोलते हैं संशोधन अधिनियम, अमेंडमेंट एक्ट या सेटलमेंट एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या हुआ था इसमें? प्रॉब्लम आई थी, इसमें एक प्रॉब्लम हुई थी कि यहाँ पर जो ये देखिए, ये जो सर्वोच्च न्यायालय बनाई इन्होंने, इसके अधिकार क्षेत्र के बारे में नहीं बताया, ठीक है। अधिकार क्षेत्र के बारे में सही से नहीं बताया गया था। स्पष्टता नहीं थी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसकी स्पष्टता पे, कि भैया इनके अधिकार क्षेत्र के बारे में बताओ, ये क्या क्या कार्य कर सकते हैं, किन्हें किन के मामले सुन सकते हैं। तो इस एक्ट में ये बोला गया कि गवर्नर जनरल और परिषद, गवर्नर जनरल परिषद को उनकी आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट अधिकार क्षेत्र से छूट दे दी गई, कि जो गवर्नर जनरल है, उनकी जो परिषद के 4 सदस्य हैं, उनके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है। दूसरा, राजस्व मामले, दीवानी मामलों और लगान वसूली से उत्पन्न होने वाले मामलों को भी उच्चतम न्यायालय से बाहर रखा गया, ठीक है। उसके अलावा देखिए, पर्सनल लॉ, न्यायालय के प्रतिवादियों के व्यक्तिगत कानून के अनुसार हिंदू धर्म के जो कानून थे उससे हिंदू धर्मों की सुनवाई, मुस्लिम धर्म के जो कानून थे उनके अनुसार मुस्लिम धर्म की सुनवाई या मुकदमे चलाए जाते थे। अपील, प्रांतीय न्यायालयों के अपीलें गवर्नर जनरल की परिषद में जा सकती थीं, ना कि उच्चतम न्यायालय। तो जो प्रांतीय न्यायालय थे, देखिए अपील, देखिए प्रांत क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, और यहाँ समझ जाइए, समझ लेंगे इस लाइन को आप। ये रही सुप्रीम कोर्ट, हमारी एकीकृत इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है इंडिया में। उसके नीचे है हाई कोर्ट, उसके नीचे है सबऑर्डिनेट कोर्ट, सब, उसके नीचे है ट्रिब्यूनल्स। अब कोई बंदा मान लो हाई कोर्ट में मान लेते हैं, या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट में है, यहाँ उसने कोई सुनवाई की,
अब इसकी सुनवाई कहाँ जानी चाहिए, हाई कोर्ट या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने क्या किया कि कोई प्रांतीय न्यायालय है कोई, ठीक है, प्रांतीय न्यायालय, ये प्रांतीय न्यायालय हुआ, इसकी सुनवाई यहाँ ना जाके कहाँ जाए, ये चली जाए तुम्हारी सीधी काउंसिल, गवर्नर जनरल की काउंसिल में, काउंसिल को जाए, ठीक है, ये बोला उन्होंने। तो ये भी इसके सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया ना। अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद को प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों के नियम बनाने के अधिकार दे दिए गए, ठीक है। तो हम लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे थे 1781 वाले सेटलमेंट एक्ट पे, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा क्या हुआ था कि गवर्नर जनरल की परिषद को प्रांतीय न्यायालयों और परिषदों के लिए, उनकी परिषद भी होंगी, उनके लिए नियम बनाने के अधिकार दे दिए गए, ठीक है। अब देखिए अगला है हमारा इसमें पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स कौन थे, वहाँ के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, इतना याद रखिए। 17 ये जो एक्ट है बहुत बार पूछा जाता है, 1784 एक्ट में गवर्नर जनरल कौन थे, तो उन्हें देखो स्पष्ट लिखा है वारेन हेस्टिंग्स। अभी भी ये गवर्नर जनरल कहाँ के हैं, पश्चिम बंगाल के, गवर्नर जनरल ऑफ पश्चिम बंगाल। इसमें एक कार्य हुआ था, अभी तक जितने भी कार्य थे वो कौन था, COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ऐसे याद रखिए, CB कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इनका ग्रुप दोनों कार्य कर रहा था इंडिया में कंपनी के लिए, वो व्यापारिक कार्य भी कर रहा था और राजनीतिक कार्य भी कर रहा था। चूँकि ब्रिटिश सरकार को इस कंपनी के कार्यों पर और नियंत्रण चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, एक बनाया BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बना के उन्होंने क्या किया, इनके कार्यों को बांटा, द्वैध शासन जैसा कॉन्सेप्ट लेके आए ये, मतलब COD को कार्य दे दिए सारे व्यापारिक कार्य, वाणिज्यिक कार्य, और BOC को कार्य दे दिए राजनीतिक कार्य, ठीक है, दीवानी राजस्व से संबंधित कार्य, किसको दे दिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही एक काम और करने लगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की नियुक्ति भी अब किसके द्वारा होने लगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। तो वारेन हेस्टिंग्स अपॉइंटेड बाई BOC, ठीक है। इससे द्वैध शासन प्रणाली की स्टार्टिंग इंडिया में कहाँ से होती है, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड इसे कहते हैं, जिसका कार्य भारत में राजनीतिक क्रियाकलापों का प्रबंध करना, भारत में नागरिक, सैन्य और ब्रिटिश संपत्ति पर लगने वाले लगान और कर संबंधी सभी चीज़ों की निगरानी और निर्देशन स्थापित करना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्य केवल व्यापारिक क्रियाकलापों का प्रबंधन करने तक ही सीमित कर दिया गया। और इसी एक्ट में पहली बार भारत में जितनी एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जाई थी, उस एरिया को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। क्या बोला गया, ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र, ये बोला गया। और ये कहा गया ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों, उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण दे दिया गया। एक और चीज़ हुई थी, इन्होंने नहीं लिखी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो ये नहीं लिखेंगे मैं आपको बीच में बता दूंगा। हुआ क्या था, यहाँ पर जो एक काउंसिल बनी थी, गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, ठीक है, थोड़ी सी मेरा लिखने का थोड़ा प्रैक्टिस अभी नहीं है इतनी, समय के साथ ठीक हो जाएगी वो, ठीक है, पहली बार इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो काउंसिल जो बनी थी, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, ठीक है, उसमें 4 सदस्य थे। क्या हो रहा था कि इसमें 4 सदस्य किसी नियम कायदे बनाने में वोटिंग होती है। वोटिंग में क्या हो रहा था, अगर
गवर्नर जनरल को दिक्कत आ रही थी कि अगर 4 में से 3 ने भी उसके अगेंस्ट वोट कर दिया तो उसके वोट की कोई अहमियत नहीं रह रही थी। वो कोई नियम या कोई एक्ट बनाना चाह रहा है, कुछ करना चाह रहा है, ड्यू टू दिस काउंसिल मेंबर्स, कोई ज़्यादा पावर किसके पास हो गई, काउंसिल मेंबर पावर। इस पावर को कट करने के लिए एक गवर्नर जनरल ने कहा प्लीज इस संख्या को कम करो और मेरी वैल्यू को बढ़ाओ। तो उसने क्या कर दिया, 1+3 का कॉन्सेप्ट लेके आए, जहाँ काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल की कार्यकारी काउंसिल में 4 लोग थे, अब वो लोग कितने रह गए, 3। अब 3 में से अगर 2 ने भी समर्थन कर दिया इनका तो काम हो जाएगा, नियम बन जाएगा। ठीक है, तो मोर कंट्रोल ऑफ बीओसी मीन कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन कंपनीज एनी एक्टिविटीज इन इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहीं पे अब देखो एक बंदा आएगा जिसका भारतीय इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत रोल है, चाहे भू सुधार प्रबंधन से लेकर हो, भू राजस्व प्रबंधन से लेकर हो, या आर्कियोलॉजिकल सर्वे से लेकर हो। तो कॉर्नवालिस का आपने नाम सुना होगा, या सिविल सर्विसेज से लेकर हो, कॉर्नवालिस का नाम हमेशा आपको हर जगह दिखाई देगा। ठीक है, तो यहीं पे एक बंदे की नियुक्ति होती है, बंदा का नाम है कॉर्नवालिस। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल की नियुक्ति कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल और कमांडर ऑन चीफ, मतलब आर्मी का भी चीफ नियुक्त कर दिया गया। और ये भी उसको राइट दे दिया गया कि परिषद कोई निर्णय बनाती है उसको बदलने की शक्ति भी किसको दे दी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दे दी। विशेष मामलों पे परिषद के निर्णय को पलट सकता था, मतलब इस बंदे को वीटो पावर मिल गई परिषद के मामले में, वीटो पावर। और पावरफुल अपने बंदे को बनाया उसने, जो एग्जीक्यूटिव बंदा रखा गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसको सरकार ने और पावरफुल बना दिया। उसके बाद आता है एक चार्टर नियम। हुआ क्या था, जो ब्रिटिश सरकार थी वो 20-20 साल ऐसे अनियमित सालों के लिए उन्होंने क्या किया था, भारत के साथ व्यापार करने का उनको अधिकार दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अभी क्या हुआ, ब्रिटिश में और भी व्यापारी होंगे जो चाहते थे भारत के साथ इस व्यापार में वो भी हिस्सेदारी करें, इनका एकाधिकार था। तो एक चार्टर अधिनियम बनाया। चार्टर अधिनियम में को सुधार करने के लिए अब इसको 20 साल के लिए, अब देखेंगे आप 20-20 साल के अंतराल में आपको ये चार्टर दिखाई देंगे। ठीक है, अगले 20 सालों के लिए अब कंपनी को फिर से अधिकार दिया गया। विस्तारित शक्तियां क्या मिली, लॉर्ड कॉर्नवालिस को परिषद पर दी गई ओवर राइडिंग शक्ति को सभी गवर्नर जनरल्स को ट्रांसफ़र करने की शक्ति दे दी गई। अब कोई भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा उसको ओवर राइडिंग शक्ति, वीटो पावर होगी। और इसको प्रेसिडेंसी के गवर्नर तक भी बढ़ा दिया गया कि जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर हैं, ये देखिए लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी भी परिषद है, उनकी परिषद पर भी जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर हैं उनको भी अपनी परिषद पर, मतलब परिषद का अस्तित्व ही एकदम कम सा कर दिया गया कि हाँ तुम उनकी हेल्पिंग हैंड हो, लेकिन कोई विशेष मामला आएगा तो गवर्नर की ही पावर चलेगी। ठीक है, अधिकारों में वृद्धि। गवर्नर जनरल को बम्बई, मद्रास की अधीनस्थ प्रेसिडेंसी की सरकारों पर अधिक शक्तियाँ और नियंत्रण दे दिया गया। ठीक है, व्यापारिक एकाधिकार। भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 सालों के लिए, मैंने कहा ना, तो 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, जो कि अनिश्चित काल के लिए था, अब उसे 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। परिषद की सदस्यता। कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य तब तक ना माना जाए जब तक उसे सदस्य के रूप में नियुक्त ना किया जाए। ठीक है, और एक चीज़ देखिए जो महत्वपूर्ण है कि जो इन्होंने क्या किया, इनकी चालें देखिए, इनको बाद में ये रिवर्ट भी करेंगे, हम देखेंगे आगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों, उनके कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी इन्होंने किससे किया, भारतीय राजस्व, भारतीय पैसे से करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इधर दूसरी साइड में दिया हुआ है 2 एक्ट और हैं, उनको भी देखिए। उसके 20 साल बाद हम आए तो हम आते हैं 1813 में, चार्टर एक्ट 1813।
इस टाइम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। अब वो वारेन हेस्टिंग्स जो पुराने वाले नहीं हैं, ये दूसरे हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा है वारेन हेस्टिंग्स, ये वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि वही दोबारा से फिर से बना दिए गए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के को समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक आघात समाप्त कर दिया चीन और चाय के व्यापार को केवल छोड़कर। ठीक है, सभी नागरिकों को व्यापार करने की, ब्रिटिश नागरिकों को व्यापार करने की छूट मिल गई। किस किस को छोड़कर, याद रखिएगा, चीन, सॉरी, ओके, ठीक है। ठीक है, चीन और चाय के व्यापार के एकाधिकार को छोड़कर। ठीक है, इस लाइन को याद रखिए, बाकी लाइनें भूल जाइए। सभी ब्रिटिश व्यापारियों को अधिकार दिए। इससे भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया गया। इस अधिनियम ने भारत में स्थानीय शासन को व्यक्तियों पर कर लगाने और उसे भुगतान न करने पर दंड देने का भी अधिकार दिया गया। इस कंपनी ने इसको फिर से 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी की शक्ति और बढ़ा दी गई। इस अधिनियम ने उन व्यक्तियों को भारत में जाने की अनुमति दी जो ईसाई मिशनरियों के नैतिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए भारत जाना चाहते थे। ठीक है, और पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का निवेश करने की बात की गई थी इसमें। ठीक है, 1 लाख रुपीज़। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के प्रादेशिक राजस्व और व्यापारिक लाभ को नियंत्रित किया गया। इससे क्षेत्रीय, टेरिटोरियल और व्यापारिक खातों को अलग अलग रखने के लिए कहा गया। ठीक है, ये लाइन को याद नहीं भी रखोगे, लेकिन इतना याद रखिएगा, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के प्रादेशिक राजस्व जो और व्यापारिक लाभ को नियंत्रित किया गया था। स्पेशल इसमें केवल कौन सा है आप लोगों के लिए बता दें, ये वाला जो लाइन है बहुत स्पेशल है। मिशनरी धर्म का प्रचार प्रसार करने आ रहे थे, कह रहे थे भारत के जो लोग हैं अशिष्ट हैं, दे आर नॉट सिविलाइज, हम उनको ईसाई धर्म से सिविलाइज करेंगे, इस तरीके की बकवास बातें कर रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज दिस एंड दिस वन, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए। ठीक है, अब यहाँ से फिर से एक मोड चेंज करने वाला एक्ट आएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। क्यों? क्योंकि इसने और सेंट्रलाइजेशन को मजबूत करेगा, ये सेंट्रलाइजेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, और ज़्यादा सेंट्रलाइज करेगा सिस्टम को। क्या करेगा? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना देगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन पूछते हैं, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ठीक है, बीच बीच में इंग्लिश यूज करेंगे, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू बी ए सिविल सर्वेंट, यू नो दिस लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, आपको इतनी अंग्रेजी तो आनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जब कभी भी मीटिंग में जाएंगे तो प्लीज़ इस चीज़ को इस तरह मत लीजिएगा मैं बीच में अंग्रेजी बोल रहा हूँ तो मैं पूरा हिंदी में ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, कि बीच बीच में मेरी आदत है कि बोलता हूँ मैं इस तरीके से। और आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए कि आप बात करते समय कुछ इंग्लिश के वर्ड यूज करेंगे, धीरे धीरे हैबिट में आएगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ बेटर डे बाई डे। ठीक है, तो विलियम बेंटिक, ध्यान दीजिएगा, विलियम बेंटिक, और ये जुड़े हुए हैं सती प्रथा के एवोल्यूशन से भी, प्रथा की समाप्ति से भी। इन्हीं के वो प्रयास थे
कि सती प्रथा भी समाप्त हुई 1829 में, और यही पर्सन है जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। ठीक है, ये अधिनियम ब्रिटिश भारत में केंद्रीयकरण की दिशा में एक अंतिम कदम था, और ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन प्रशासन के नए मॉडल के तहत इसके पुनर्गठन ने इसे अखिल भारतीय स्वरूप दे दिया गया। ठीक है, जो केंद्रीय सरकार का आज एक तरीके से हम देख रहे हैं वो इसी की देन थी। इसने भारत के ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैध बना दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय से प्रशासनिक निकाय में परिवर्तित हो गई थी, और अब जो चीन और चाय के साथ जो व्यापार था उसको भी खत्म कर दिया गया था। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रिटिश राजशाही उसके उत्तराधिकारियों वारिसों के विश्वास के अधीन रखा गया। गवर्नर जनरल को भारत सरकार कहा गया और परिषद को भारत परिषद इंडियन काउंसिल कहा गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। उसे सभी नागरिक, सैन्य और राजस्व से जुड़ी चीज़ें उसके हाथ में आ गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक इज़ द फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के गवर्नर जनरल के पास संपूर्ण ब्रिटिश भारत के बारे में विधायी शक्तियाँ थी। इस प्रकार बम्बई की, मद्रास के गवर्नरों की जो विधायी शक्तियाँ थीं, लेजिस्लेटिव पावर्स थी, कानून बनाने की शक्तियाँ छीन ली गई, और ये रिस्टोर होंगी। तुम देखें ना 1861 के काउंसिल एक्ट के द्वारा यहाँ मिलेंगी। ठीक है, ये जो शक्तियाँ हैं ना, विधायी शक्तियाँ छीन लेते हैं, ये 1861 के काउंसिल एक्ट में मिलेंगी। काउंसिल एक्ट में, चलो इसे बाद में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे इसी क्रम में आगे जाएंगे तब देखना। ठीक है, मोर सेंट्रलाइजेशन। इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानून को एक्ट कहा जाता था, इसीलिए इससे पहले के बनाए गए कानूनों को रेगुलेशन कहा जाता है। ठीक है, गवर्नर जनरल की काउंसिल के पास ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में किसी भी कानून को संशोधित करने, निरस्त करने, बदलने का अधिकार था। इसने सिविल सेवा के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास किया। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के बाद इसको मना कर दिया गया। वो नहीं चाहते थे खुली प्रतियोगिता, ओपन, मतलब भारतीयों को अभी इस प्रतियोगिता में शामिल होने का अधिकार नहीं था भाई। कोशिश की गई, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के इंटरफेयर के कारण वो चीज़ नहीं हो पाई। सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए भारतीय विधि आयोग पूछते हैं। भारतीय विधि आयोग, कानून, लॉ कमीशन कब गठित हुआ? सबसे पहला 1834। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? लॉर्ड मैकाले। याद रखिएगा, यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसकी परिषद में एक लॉ मेंबर्स जोड़ा गया था, अस्थायी तौर पे जोड़ा गया था, अभी स्थायी नहीं था, वोटिंग का राइट नहीं था उसको। और वहीं से आप देखिएगा विधि आयोग का गठन होता है 1834 में, और उसकी अध्यक्षता करते हैं लॉर्ड मैकाले। ठीक है, चलिए तो अगला एक्ट देखिएगा, 20 सालों के लिए फिर से किया गया, और फिर अगले 20 सालों बाद 1853 में चार्टर अधिनियम बना, और 1848 के अराउंड में लॉर्ड डलहौजी को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस अधिनियम द्वारा 1993 से 1853 ईस्वी तक के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए अनेक चार्टर अधिनियमों में अंतिम अधिनियम था ये। इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल काउंसिल के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है, मिनी पार्लियामेंट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा, मिनी पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक बनाई जाएगी CL सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, CLC। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं। इसका गठन करेंगे। तो जो कार्य था कंपनी के भारत के गवर्नर जनरल का, तो उसको दो भागों में बांट दिया गया। एक उनके कानून बनाने का, विधायी, जैसे आज के टाइम में भारत का कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वर्तमान में।
ठीक है, उस टाइम ये बनाने का कार्य किसको दिया गया था? CLC को। ये क्या है? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और एक था कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, परिषद बोल सकते हो उसको, ठीक है। इसका अध्यक्ष भी लॉर्ड डलहौजी था, भारत का गवर्नर जनरल ही होता था, उसके सदस्य होते थे, ठीक है। उनका कार्य क्या था? इन कानूनों को एग्जीक्यूट कराना। ये कार्य किसका था? कार्यकारी परिषद का। आज के टाइम में ये कार्य कौन करता है? सरकार, गवर्नमेंट, या इसको बोलते हैं मंत्री परिषद। प्लस प्रधानमंत्री मोदी, PM वर्तमान में। आप इसको रिलेट कर पाएंगे वो आसानी से, ठीक है। चलो पढ़ने के लिए मैं हटा देता हूं इसको। सॉरी, छोड़िए। कोई नहीं, आगे चलते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये वाली चीज़। फिर आगे चलते हैं। इसने पहली बार भारतीय या इंडियन या सेंट्रल विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को शुरुआत की थी। इसमें देखो बंगाल है, मद्रास है, मुंबई है, और एक और चौथा जगह ऐड की थी, वो थी आगरा। आगरा इज़ सिटी ऑफ लव। यहाँ पर ताजमहल है, हमारी धरोहर है ताजमहल इस देश की, ठीक है। तो आगरा इस तरीके से याद रख लीजिएगा। स्थानीय प्रतिनिधित्व मिला था। 6 नए सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान दिया था, जिसे विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिलर कहा गया। कुल संख्या 12 थी। निदेशन मंडल, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य संख्या 24 में घटाकर 18 कर दी गई। 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किया गया और कंट्रोल कर लिया इस पर, ठीक है। ये वाली लाइन थोड़ी सी अलग है, शायद बहुत लोगों ने लक्ष्मीकांत में भी नहीं पढ़ी होगी, तो प्लीज़ यूपी PCS, बिहार PCS, राजस्थान PCS जैसे एग्जामों में क्वेश्चन आ जाता है। 24 थी, हम सबको पता है। इस वाले एक्ट ने इसको 18 कर दिया और 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किया जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं राज्यसभा का कॉन्सेप्ट वर्तमान में। तो चीज़ें याद रह जाती हैं कि हम जानते हैं 245 में से 233 तो अप्रत्यक्ष तरीके से राज्यों द्वारा चुने जाते हैं। 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। उसी प्रकार देखो यहाँ पर 6 लोगों को ब्रिटिश क्राउन नामित करता था, मनोनीत करता था। पहले मैंने मिनी परिषद लिखा था। परिषद की विधायी शाखा मिनी संसद के रूप में कार्य करती थी, जिसमें ब्रिटिश संसद के समान प्रक्रियाएं अपनाई जाती थी। सिविल सेवा के लिए चयन के लिए खुली प्रतियोगिता होने लगी, लेकिन अभी जो प्रतियोगिता हुई थी उसका माध्यम अंग्रेजी था, और वो एग्ज़ाम कहाँ होता था? लंदन में होता था। मैकाले समिति की नियुक्ति की गई इसके लिए। 1854 में भारतीय सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति की को स्टार्ट किया गया, ठीक है। बहुत ही प्यारे तरीके से हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ से विधि सदस्य को काउंसिल का, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उसका पूर्व सदस्य बना दिया गया। साथ ही साथ उसे वोट देने का भी राइट मिल गया यहाँ से, ठीक है। उसको वोट देने का राइट भी मिल गया था। और यहाँ से हमारा वो हिस्सा ख़त्म होता है जहाँ कंपनी अपने कार्यों को करने के लिए नियम कायदे और एक तरीके से भारत में जो भी उनके राजस्व संबंधित, व्यापार से संबंधित, प्रशासन से संबंधित जो चीज़ें थी, उनको एग्जीक्यूट चलाने के लिए जो नियम कायदे बनाने थे, उसकी रूपरेखा थी। और इसके बाद 1858 में क्राउन डिक्लेरेशन के द्वारा कंपनी शासन का अंत हो जाएगा और क्राउन शासन स्टार्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ हम कल पढ़ेंगे।
कल इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रतियोगिता पूरी स्टार्ट हुई, तो इसी में आप एक नाम नोट कर लीजिएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर, फर्स्ट इंडियन। जिन्होंने ये परीक्षा पास की थी, ठीक है, ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। ये प्रतियोगिता हुई, इंग्लिश में हुई थी। इसको पास करने वाले सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये परीक्षा पास की थी। ये बस जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको एडिशनली दिया है। एक और नोट कर लीजिएगा, सिविल सेवा के जनक कौन है इंडिया में। सिविल सेवा के जनक थे, हमने पहले कॉर्नवालिस का नाम सुना था ना, वो भारत में सिविल सेवा के जनक थे। ओके, रिमेनिंग पार्ट हम कल करेंगे और कोशिश करेंगे कल हम कि हमारे क्लास कम से कम 1 से 2 घंटे की क्लास जाए। एक मैराथन जैसा क्लास करेंगे, इसको लंबा खींचेंगे और ट्राई करेंगे हम 2 से 4 या मैक्सिमम 5 दिनों में इस पूरे सेगमेंट को ख़त्म कर दें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का ये सेशन पसंद आएगा और आप इसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, और एक नई होप के साथ हम इस पूरे महीने अपना जितनी ताकत लगा सकते हैं इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, वो पूरी ताकत लगाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहिए। जो लोग भी मेरा वीडियो व्यू कर रहे हैं या लाइक देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, प्लीज़ जो भी सजेशन है मुझे आप कमेंट के द्वारा प्लीज़ दीजिएगा, जिससे कि हम आपको बेटर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें और अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो सके। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, और कल हम लोग फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।